आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात करेंगे कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स की। उन्हें बहुत पहले फ्रीज कर दिया गया था और अब इस शिकायत को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है कांग्रेस। और आज उसी बाबत कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स ने आज एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिकायत की कि किस तरीके से मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन पार्टियों को इंतखाबात में नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही है आईटी का और दूसरी एजेंसीज़ का। और सीधा इल्ज़ाम लगाया है मोदी हुकूमत पर कांग्रेस ने। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, सोनिया गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थे। जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है ये। कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उसको लेकर के ये पूरा मामला है कि इंतखाबात के वक्त इस तरह की कार्रवाई क्या ये सही है और क्या कांग्रेस को ये नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। कांग्रेस के जो इल्ज़ामात है उसमें कितना दम है और इससे मौजूदा वक्त की पॉलिटिक्स पर, आम इंतखाबात पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ तंवर साहब, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, और बीजेपी से भी सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुर्तज़ा अली साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, और नीरज माहिर साहब जर्नलिस्ट सीनियर हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और नीरज जी, मैं थोड़ा सा आपसे ही ये समझना चाहता हूँ, पहला सवाल आप ही से है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सामने आए और बताया कि अपना मतलब दर्द बयान किया, अपनी पार्टी का दर्द बयान किया, कहा कि जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया गया है और उसकी शिकायत के लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं इंसाफ के लिए। ऐसे वक्त में, इंतखाबात के वक्त में, ये आईटी की ये कार्रवाई आपको किस तरीके से मतलब जो है वो इसको देखते हैं, और क्या इसके अंदर सियासत है या फिर वाकई ही, क्योंकि ये पुराना मामला है, ये मौजूदा मामला है भी नहीं, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं पूरे मामले को? पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस समय देश में आचार संहिता लागू है जी, और ये निश्चित रूप से एक द्वेष भावना पूर्ण भी कार्रवाई कही जा सकती है। इसको हम स्पष्ट बता दें आपको। इस समय चूंकि आचार संहिता लागू है तो मुझे लगता है कि सभी दलों के बीच में रेफरी की भूमिका में चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी सारी गतिविधियों को इस समय चला रहा है। देश की सभी समस्याओं के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। तो चुनाव आयोग को इस समय हस्तक्षेप करना चाहिए और पूछना चाहिए जो भी संबंधित जांच एजेंसी है कि इसमें क्या दिक्कत है। 2018-19 में जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है रिटर्न दाखिल करने को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय चुनाव आयोग की अहम भूमिका है, तो चुनाव आयोग को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग इस पे अपने भूमिका से बचता है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग पर देश की 140 करोड़ जनता सवालिया निशान खड़ा करेगी। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले से बचना नहीं चाहिए। सभी राजनीतिक दल उसके लिए एक सेम बराबर है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अलग है या कांग्रेस अलग है या समाजवादी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की नजर में एक, तो चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस की कहना बिल्कुल ठीक है, जब वो 2 रुपए भी निकाल नहीं पाएंगे तो कहां से पार्टी का खर्च चलेगा, कहां से नामांकन होगा, कहां से नेता इधर से उधर जाएंगे। तो एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई कही जा सकती है। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि आचार संहिता लागू है। जी रबानी, ठीक है। सिद्धार्थ तंवर जी क्या कहेंगे? चूंकि एक बड़ा मामला है ये और कांग्रेस पिछले कई महीनों से ये मामला उठा रही है। जय माकन ने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे थे कि किस तरीके से आईटी की ये कार्रवाई है और वो कांग्रेस के अकाउंट्स को, अच्छा बीच में ये भी हुआ था कि शायद अकाउंट्स को खोल दिया गया, मगर फिर पता चला कि 200 करोड़ रुपए जो है वो पेनल्टी लगा दी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है वो एक तरीके से अभी जूझ रही है और उसके ऊपर आर्थिक तंगी का उसको सामना करना पड़ रहा है। क्या इसमें आपको लगता है कि पूरे का पूरा मामला ये पूरा पॉलिटिकल है? चूंकि कांग्रेस ने आज इल्ज़ाम भी लगाया है, तमाम पार्टी के लीडर्स थे, तकरीबन 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये साजिश रच रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है उसके पीछे बहुत तथ्य हैं जी। कांग्रेस पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं हुआ होगा तो बिना मतलब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। हमारे पास एक ऐसी मशीन तो नहीं है कि इधर से आप रेट डालें और उधर से आप चंदा निकालें। हमारे पास तो वो मशीन नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, अभी दिसंबर के महीने में हमारी एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, न्याय यात्रा, उसमें चंदा लिया गया। उसके बाद डोनेशन का ड्राइव स्टार्ट किया गया जिसमें
हर कांग्रेस के वॉलेंटियर ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और आम जन ने भी पार्टी को चंदा दिया। हम तो उस चंदे से चुनाव लड़ेंगे जी। जो कांग्रेस पार्टी ने चंदा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चंदा तो हमें सिर्फ 11% मिला है और भारतीय जनता पार्टी को अकेले को 56% मिला है। नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराया है और कांग्रेस पार्टी के पास तो सिर्फ 11% आया है। अब जब 1 महीने, अब चुनाव वैसे घोषित हो चुके हैं, पर ये जो कार्रवाई हुई है पिछले 4-5 हफ्ते से चल रही थी, 4-5 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी का कोई भी बैंक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया है। अब जब चुनाव सर पर है, अगले महीने से चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ही बताइए, ये तो जनता खुद समझदार है। जनता खुद सोचेगी कि जो देश का मुख्य विपक्षी दल है, हमें 20% वोट हिंदुस्तान में अभी भी मिल रहा है। हम अभी भी बहुत सारे राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी दल हैं। आप खुद सोचिए कि जब मुख्य विपक्षी दल अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएगा तो वो कैसे चुनाव लड़ेगा। ये तो वही बात हो गई जब नोटबंदी मोदी जी ने की थी और उन्होंने एक मंच पर से एक बात कही थी, घर में शादी है और पैसा नहीं है, ऐसे हाथ हिला हिला करके मोदी जी ने कहा था। वही चीज ये आज हो रही है। ये तो जनता को सोचना है। 0.07% का जो फॉल्ट है, देखिए रिटर्न भरी जाती है, हम लोग भी अपने रिटर्न भरते हैं, आप भी भरते हैं, कोई भी भरता है, ऐसे ही संस्थाएं भी अपनी रिटर्न भरती हैं। उसमें एरर हो सकता है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। इंसान है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं है। फिगर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 0.07% का ही जो मिस्टेक है उस पे आप 100% से ज्यादा का पेनल्टी लगा देंगे तो ये तो कहीं भी नहीं कैसे काम चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो जनता को सोचना है कि कांग्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। जब कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये तो जनता को सोचना है। बिल्कुल। क्या ये राहुल गांधी को जी की जो आवाज उठाने की नीति है पिछले 10 साल से इस सरकार के खिलाफ, अगर कोई नेता इस देश के अंदर बिना डरे, मैं दोबारा कह रहा हूं, बिना डरे अगर कोई नेता आवाज उठा रहा है, जो ना ईडी से डर रहा है ना सीबीआई से डर रहे हैं, जो बिना डरे अगर इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो अकेला नेता राहुल गांधी है और वो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुर्तजा अली साहब, मैं आपका भी, चूंकि बीजेपी को जवाब देना है तो आपका भी रिएक्शन ले लेता हूं। क्या कहेंगे, ये चुनाव से पहले हुआ था, जब बल्कि उस वक्त तक तो आचार संहिता भी नहीं लगी थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, जब ये मामला सामने आया और अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद शिकायतें हुई और तमाम बातें हुई, फिर कुछ दिन के लिए खोल भी दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इल्ज़ाम वही है कि बीजेपी वो अपोजिशन पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए वो इस तरीके से आईटी का और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो रिएक्शन क्या है पहला आपका मुर्तजा साहब? देखिए, मेरा रिएक्शन यही है कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और एक संकट की भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिशें लगातार की जा रही है और इसकी कोशिशें ऐसा नहीं हो कि एक जगह आके रुक रही हैं, ये चलती ही जा रही है और हर पैमाने पर की जा रही है। क्योंकि अब बिल्कुल बीजेपी ने सोच लिया है कि ये, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत लंबी बात करने जा रहा हूँ, ये चीन और रूस की तरह ही एक ऐसी चीजों का गठन करेंगे जहां पर सिर्फ एक पार्टी हुकूमत करेगी और वो जब तक हुकूमत करेगी जब तक वो चाहेगी। उसी दिशा में ये काम चल रहा है। आज सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, ये सपा का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। पूरे देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि जो एक आज जो शासन कर रही है हमारे देश में जो पार्टी और जो विपक्ष में पार्टियां हैं, उन दोनों की भूमिकाएं कैसी हैं और उन दोनों की भूमिकाओं में जो बड़ा रोल जो पूंजीपतियों का आ रहा है वो देश के बहुत ही संकट की तरफ ले जा रहा है। कि जब देश पूंजीपति हैंडल करने लगेंगे, जब पैसे से ही सारा मसला हल होने लगेगा, किसी भी राज्य की सरकार को पैसे के दम पर गिराई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को जिस तरह से गिराने की कोशिश की गई, और भी दीगर राज्यों में इस तरह की कोशिशें हुई और ये कामयाब हो,
महाराष्ट्र में पूरी पार्टी को तोड़ के शिवसेना को ही तोड़ दिया गया। दूसरी पार्टी जो थी उनकी शरद पवार की, उनकी तोड़ दी गई। जो जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां जो हो रही हैं जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, जो वो एक देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, देश संकट की तरफ जा रहा है। सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, तमाम बातें हैं, तमाम जितना भी पैनल के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी के हों या जर्नलिस्ट हों, उन तमाम की एक ही बात है कि ऐसे वक्त में जब इंतखाबात हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तारीखों का भी ऐलान हो गया है, देश जो है चुनावी मोड़ पर है, ऐसे में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को ही फ्रीज कर दिया गया। मतलब वो पैसे निकाल ही नहीं सकते, पैसे का लेन देन ही नहीं कर सकते। बिना पैसे के कौन से इंतखाबात होते हैं, कौन से इलेक्शन होते हैं, ये आप भी जानते हैं। क्या मतलब जो है, क्या कुछ कहेंगे आप? हालांकि पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान तो आ गए कि कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है, उसे लग रहा है कि वो हार जाएगी, इसीलिए उनके अंदर हताशा है, इसीलिए वो बैंक अकाउंट्स का सहारा ले रहे हैं या उसका बहाना बना रहे हैं। 3:1 का पैनल है और मैं अकेला बैठा हूँ सरकार का पक्ष रखने के लिए, तो मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बात को भी उतनी संयमता से सुना जाएगा जैसे सबका सुना गया। कुछ बातें कानूनी दावपेच की होती है, मैं पेशे से भी वकील हूं, इसलिए मैं पहले तो आपके व्यूअर्स के लिए वो बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि चुनावों में किसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती, हमने करा भी नहीं। कोई भी इस देश का सिटीजन है, कोई भी नागरिक, आप, मैं, इस पैनल पे बैठे बाकी सब लोग, सब लोगों को एक इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। उसमें एनजीओ को भी भरनी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी भरनी होती है, भारतीय जनता पार्टी को भी भरनी है, टीएमसी को भी भरनी है, कांग्रेस को भी भरनी है। हमारे देश में एक पार्टी ऐसी है जो हमेशा से इस देश को अपनी बपौती मानती आती है और वो सोचती है इस देश का कानून सब पर लागू है, हम पर नहीं हो सकता, हम इस देश के कानून से ऊपर है। और इसीलिए 2018-19 में उन्होंने आईटीआर का डिफॉल्ट किया। कानूनी रूप से पॉलिटिकल पार्टियां टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, उनको टैक्स नहीं भरना होता, पर वो एग्जेम्पशन कब अवेल कर सकती हैं? जब वो आईटीआर को फिल करती हैं। आईटीआर में वो बताती हैं कितने लोगों ने हमें पैसा दिया, कितने 20,000 तक थे, कितने 20,000 से ऊपर थे, और जब वो अपनी आईटीआर फिल कर देती है तो वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है। ऐसी एनजीओ भी एग्जेम्प्ट होती है। ये कानून है, पूरा इनकम टैक्स लॉ है हमारे देश में, जिसपे ये सब कुछ जिससे गवर्न होता है। अब इन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी नहीं, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से इनको नोटिस आया। अब हमारे देश में बहुत प्रक्रिया है, ये हमारे देश की कानूनन संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे पास एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर एक अपील की अथॉरिटी है, उसके ऊपर सेकंड अपील की अथॉरिटी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। इनको नोटिस मिला, इन्हें नोटिस पर जवाब दिया। ये जानते थे हमसे गलती हुई है, ये जानते थे कि हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ये अपील में गए, अपील के बाद सेकंड अपील में गए, सेकंड अपील के बाद हाई कोर्ट में गए। इनको हाई कोर्ट तक से रिलीफ नहीं मिला, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। पर राहुल जी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें से वो एक भी बात ये नहीं बताएंगे। उन्होंने क्या बोला? भाजपा सील कर रही है, भाजपा इसको फ्रीज कर रही है, भाजपा ने हमें चुनाव लड़ने से पैसे से विहीन कर दिया। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। वो बताते कि हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। अच्छा, इनके रिलीफ के लिए कि चलिए कोई बात नहीं, गांधी फैमिली है, थोड़ी कांग्रेस पार्टी एंटाइटलमेंट फील करती है, इनको रिलैक्सेशन दिया इनकम टैक्स ने, अपील अथॉरिटी ने, हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जितना आपका टैक्स बनता है, चूंकि आपने आईटीआर नहीं फाइल की थी तो एग्जेम्पशन तो मिलेगा नहीं, जितना आपका टैक्स बनता है उतने का आप अपने बैंक अकाउंट में छोड़ दीजिए। ये भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सबके साथ होता है, आप और मेरे भी साथ भी, अगर इसको टैक्स डिफॉल्ट कोई करेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। इन्होंने वो भी नहीं करा। उनको कहा गया था कि 150 करोड़ का अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में छोड़ दीजिए, अकाउंट्स आपके चलते रहेंगे, आप अपना काम चलाते रहिएगा। इन्होंने वो भी नहीं करा, क्योंकि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। ये लोग मान चुके कि हम लोग तो इस देश के कानून और संविधान से ऊपर हैं। और मैं आपको बता देता हूं, आज के युग में कोई भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी पैनलिस्ट कर रहे थे, कोई चाइना बना देता है, कोई रशिया बना देता है। राहुल जी ने भी इस देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया, पर देश के लोगों को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो तो लंदन में जाकर भी खत्म कर रहे हैं, यूएस में जाते हैं वहां भी खत्म कर देते हैं, कहीं भी जाते हैं विदेश में यही कहते हैं देश में लोकतंत्र तो है नहीं। उनकी पार्टियां सरकार बना रही है स्टेट्स में, वो भी पता नहीं कैसे बन जा रही है, कोई भी कैसे बन जा रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो पार्टी का कार्यकर्ता पैसा देता है उससे चुनाव लड़ते हैं। थोड़ा तो सोचिए क्या कह रहे हैं आप। इलेक्टोरल बॉन्ड जो जमा करते हैं आप, वो अपनी पार्टी के दफ्तर में कोई एटीएम नहीं लगा रहे हैं, वो भी उसी बैंक अकाउंट में जमा होता है। आज तक का जो आप बैंक अकाउंट जो चुनाव लड़ रहे थे वो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड से ही चल रहा है, वो चुनावी चंदा ही कहलाता है, वो सब एक ही अकाउंट में जाती हैं चीजें। और आज से पहले आप लोगों को पैसों की क्या कमी, मैं 10 सेकंड लूंगा। सर, आप लोगों को पैसों की क्या कमी, हाँ,
आप लोगों को पैसों की क्या कमी है? आपके सांसदों के घरों से 355 करोड़ का कैश निकल गया। आपके कहीं कहीं मतलब अब कोई भी जाके किसी भी सांसद को टटोल लिया जाए, उनके घर में 50 दो मेटाडोर भर के निकली, मतलब मशीनें गर्म हो गई थी पैसों को गिनने वाली। वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास ऐसे धनाढ्य सांसद हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो आज कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने को। मतलब आप कोई देश में कानून और संविधान का तो उल्लंघन करेंगे सो करेंगे, नैरेटिव बिल्डिंग के भी एक ऐसे प्रयास है कि देश के लोगों की आप आस्था को देश की व्यवस्थाओं से उठाना चाहते हैं, झूठा रोना चाहते हैं। ये बौखलाहट नहीं है चुनाव की तो और क्या है? बिल्कुल ठीक है। कुछ कह रहे थे आप सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ तंवर साहब? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में हमें सिर्फ 11% पैसा मिला है। हमारा मैक्सिमम जो हम चुनाव लड़ेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरे देश में जो अभी पर मैं आपको बस थोड़ा सा रोक रहा हूं। अगर हम पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट की बात करें तो वहां तो 11% भी जो है आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। तो अगर 11% मिल रहा है तो आप जो है वो गनीमत समझिए, चूंकि इस बात पर हम कई बार बहस कर चुके हैं। अपोजिशन लीडर तक नहीं है, आप इतने जो है नंबर्स नहीं ला पाए पार्लियामेंट में कि अपोजिशन लीडर बना दिया जाए आपका। तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी थोड़ा ही है, इसकी जिम्मेदार तो पार्टी खुद होगी। तो इसको आप भी वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जैसे ट्विटर पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे थे कि हमारे इतने एमपी हैं तो हमें उस हिसाब से उस रेशो में चंदा मिला है, कांग्रेस को तो फिर भी ज्यादा मिला है। आप तो उसी तरीके से बात मैं उस कर रहे तरीके से नहीं भाई। देखिए एक बात तो कही जाएगी ना, मतलब एक बात रखी जाएगी कि अगर आपके मेंबर पार्लियामेंट कम है तो उसकी जिम्मेदार भी क्या बीजेपी है? मेरा सवाल यह है। नहीं, और भी पार्टियां हैं, पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड में लोगों ने चंदा दिया है, जिन भी कंपनियों ने चंदा दिया है, उनके साथ एक्सटॉर्शन जैसा काम हुआ है। सुबह रेड डल रही है, शाम को चंदा अगर कोई दे रहा है, 2 दिन बाद कोई चंदा दे रहा है, तो उसके यहाँ पे रेड की आगे की क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं है। इधर से वैक्सीन वाली जो कंपनी है, अगर वो 50 करोड़ रुपए दे रही है चंदे में, तो उसको जो है उसके वैक्सीन के पुल बांधे जा रहे हैं। हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही नामचीन प्राइवेट अस्पताल है, आप भी वाकिफ होंगे। उस अस्पताल ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उस अस्पताल से भी चंदा लिया गया है। आप खुद सोचिए कि जो अस्पताल जैसी कंपनियां अगर अस्पताल जो हैं अगर चंदा देंगे तो लोगों का इलाज महंगा होगा या नहीं होगा? अच्छा, पर सिद्धार्थ जी एक बार तो बताइए कि आपसे ज्यादा जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला है चंदा, तो क्या वो भी यही सब कर रही थी जो आप इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर? वो आप तृणमूल वालों से पूछिए भाई, वो तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है ही ना। के बारे में बता सकता हूं ना, आप तृणमूल वाले प्रवक्ता को बुला लीजिए, उनसे पूछिए, वो उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इंडिया ब्लॉक का तो हिस्सा है ना वो, या नहीं है? अभी नहीं है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। इंडिया ब्लॉक का अभी जो है हिस्सा है। हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सिद्धार्थ जी। कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ। मैं तो ये पूछता हूँ, जो इंडिया ब्लॉक अपने आप को बताते हैं इंडिया अलायंस, इनके 250 के लगभग सांसद हैं अभी, और 6200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है। एक बार तो जाकर के खुद से पूछना चाहिए कि हमको ये कैसे मिला, हम भी उगाई करते थे। आपको जो चंदा दे रहे थे लोग, इतने से सांसद, हम तो देखिए, जिसका ज्यादा जनाधार जो ज्यादा राज्यों में है, स्वाभाविक है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोगों से आग्रह करेगी कि आप कंट्रीब्यूट करो। हम 17 राज्यों में हमारे पास सरकारें थी, हमारे पास हम 303 सांसदों वाली पार्टी थी, और उसके बावजूद हमने 6000 करोड़ लिया। आप लोग भी 6000 करोड़ पर हैं। आप लोग कैसे हैं? कौन सी उगाई करके आई इंडिया ब्लॉक? सवाल तो ये है जो देश पूछता है। क्योंकि जो अलग अलग बयानात है ना, उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। किसी कोर्ट ने, किसी चुनाव आयोग ने चू तक नहीं की, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमें देश के 20% लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं। ये राहुल गांधी का बयान है। सोनिया गांधी क्या कह रही है वो भी मैं पढ़ करके सुना देता हूं आपको। जवाब जो है मैं बीजेपी के सिद्धार्थ यादव आपसे ही लूंगा। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। पिछले 1 महीने से 285 करोड़ रुपए इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये सोनिया गांधी कह रही है, अगर हम कोई काम ही नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? यानी अपोजिशन अगर कुछ बोल नहीं पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की
स्कीम को अवैध और असंवैधानिक कहा। उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा खेला गया एक खतरनाक खेल है। देखिए सिद्धार्थ जी, सारी बातें वही आ रही हैं कि मतलब ठीक है भाई, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, वो उसके पास कुछ मतलब तथ्य हैं जिनके आधार पर वो काम कर रही है, मगर यहाँ पर यह भी बात हुई है कि 1994-95 का भी असेसमेंट किया गया है जब सीताराम केसरी जो है वो ट्रेजरर थे पार्टी के। उतना पुराने को भी मतलब गड़े मुर्दों को भी खोला गया है। कांग्रेस उन पर भी सवाल उठा रही है और सवाल यह भी है कि ठीक इलेक्शन के वक्त जब इलेक्शन की डेट्स का भी मतलब ऐलान हो गया है, अगर उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब जो है वो बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए तो वो सवाल उठेंगे और वो पार्टी को बोलने का भी है कि वो कोर्ट भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, तमाम दरवाजे वो खटखटाएगी, मीडिया के सामने भी आएगी। मगर सवाल वही है कि और इसका इल्जाम तमाम जो है वो पार्टियां, जो भी अपोजिशन पार्टियां, वो उसी पर लगाएंगी जो बरसरे इख्तियार है या फिर जो सत्ता में है। और इल्जाम सीधा तीनों लोगों ने यही लगाया है कि आप नहीं चाहते कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे, इसीलिए कांग्रेस के डर से आप आईटी और ईडी का इस्तेमाल करके उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करा रहे हैं। एक मैं जवाब दे देता हूं और मैं आज थोड़ी माफी भी चाहूंगा, मैं लंबा आपके शो पे कभी रुकना चाहूंगा पर मुझे इस जवाब के बाद एग्जिट करना पड़ेगा दूसरे शो में जाने के कारण। देखिए, अगर आरजेडी कर सकती है कंप्लाई, टीएमसी कर सकती है कंप्लाई, बीजेपी कर सकती है कंप्लाई, आम आदमी पार्टी कर सकती है कंप्लाई, तो गांधी परिवार को क्या समस्या है? ये लोग कानून से ऊपर हैं क्या? संविधान इनके लिए लागू नहीं है? अरे सब पार्टियां इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करती हैं, सारे रूल से कंप्लाई करती हैं, आप कहां से ऊपर हुए? और अभी बात इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी हो रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मामला कोर्ट में लंबित है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई है। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट सुपरसीड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दिस कंट्री। वो ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा तो देगा, पर मैं आज कहती हूं क्योंकि गांधी परिवार है और चुनाव आ रहे हैं तो इनको सब कुछ रिलीज किया जाए। और ये सब कुछ तो एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए है, वास्तव में इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, ये भी देश जानता है। आज आपने कैसे कर्नाटक को अपना कैश काउ बना रखा है, आपने हिमाचल को अपना कैश काउ बना रखा है, जहां पे आप राज्यों में जीत करके आए, उन राज्यों में आपने उन राज्यों की सरकारों से पैसा उगाई का क्या तरीका बना दिया, उनसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या 300 करोड़ की बात कर रहे हैं? 350 करोड़ तो एक सांसद के घर में थे। क्या आपके बैंक अकाउंट का 300 करोड़ कर लेगा? वही ट्रेन टिकट आपसे होगी क्या? राहुल जी ने 5000 करोड़ के मामले में तो बेल पर है, वो नेशनल हेराल्ड को गबन कर लिया, पूरा माल लूट लिया वहां का। 5000 करोड़ के मामले में मां और बेटे बेल पर हो और ये लोग कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब A to Z की घोटाले वाली पार्टी, कितने घोटालों को याद किया जाए, ऑगस्टा वेस्टलैंड से शुरू करके बोफोर से लेकर सारे घोटालों में आपने किया, आज तक देश को लूटते रहे और कह रहे हैं पैसा नहीं है। ये नैरेटिव बिल्डिंग बंद करिए। देश जानता है कानून की प्रक्रिया सबसे ऊपर है, देश का कानून सबसे ऊपर है और आप भी कानून से इतर नहीं है। कानून की प्रक्रिया का पालन सबको करना चाहिए, मेरे को भी, आपको भी और कांग्रेस पार्टी को भी। बिल्कुल ठीक है। ये तो जाहिर तौर पर सिद्धार्थ तंवर जी आपको जवाब देना पड़ेगा, चूंकि रविशंकर प्रसाद भी इस बात पर सवाल उठा चुके हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बीजेपी की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि कम जानकारी की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 13A है जिसके मुताबिक राजनीतिक दल को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी आप टैक्स छूट पा सकते हैं। राहुल गांधी ने आज सफेद झूठ बोला, वो ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, यही सवाल जो है वो सिद्धार्थ यादव जी भी उठा रहे हैं कि भाई जो कागजी खाना पूर्ति है वो तो करनी पड़ेगी। आपके पास चंदा आया, पैसा आया, ठीक है, अच्छी बात है, और वो उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, ये भी ठीक है, मगर टैक्स नहीं लगेगा वो उसकी एक शर्त है। उसके लिए शर्त यह है कि आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा और बिना किसी लाग लपेट के करना पड़ेगा। तो कागजी खाना पूर्ति, उसका तो पेट भरना पड़ेगा ना कागज का आपको। देखिए, हमें जो नोटिस मिला वो 2017-18 के अंदर जो है 199 करोड़ रुपए का कांग्रेस को डोनेशन मिला था। उसके 7 साल बाद हमें उसके 210 करोड़ रुपए मार्क कर दिए गए और हमारा उसमें से 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया गया, जब्त कर लिया गया, फ्रीज नहीं सॉरी, जब्त कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने रिटर्न भरा नहीं भरा, इसका आप सवाल उठा रहे हैं। हमारे 11 बैंक खाते आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील कर दिए, फ्रीज कर दिए, उसमें से कोई लेन देन नहीं हो सकता। टाइमिंग देखिए, चुनाव का समय है,
अगर कोई आप मान लीजिए ओलंपिक होता है, 2 देश 4 देश उसमें भाग लेते हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां भाग ले रही हैं। हाँ, भाग लेने के लिए सब देश जो है तैयारी करते हैं खेल में आने से पहले। रिसोर्सेज अगर नहीं होंगे, अगर आपकी तैयारी ढंग से नहीं होगी, तो आप कैसे अपना 100% ग्राउंड पर दे पाएंगे? ठीक। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो डोनेशन का ड्राइव चलाया, हमारा वो पैसा भी फ्रीज कर दिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें डोनेशन लिया गया। हमारे अभी के जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर का भी पैसा है, उस तक पे पूरे लेन देन पे रोक लगा दी। और बात क्या है, 0.07%, जिसमें कि सिर्फ 14 लाख रुपए का जो मामला है, 14 लाख रुपए जो है कैश में सांसदों ने दिए थे 2017-18 में, जो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के सांसदों ने डोनेट किया था। उस 14 लाख रुपए की एवज में, जो उन्होंने कैश में दिया था, उसकी एवज में हमारे 199 करोड़ रुपए फ्रीज हो गए। 0.07% का जो कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट है, उसकी एवज में 100% से ऊपर 106% की जो है पेनल्टी लगाई गई और हमारा पैसा जब्त किया गया। आप टाइमिंग देखिए, सबको पता है चुनाव है, ये कह रहे हैं 400 पार 400 पार। अरे आपका अगर आंधी तूफान चल रहा है तो आप ईमानदारी से विपक्ष के दलों को डराइए, धमकाइए, धमकाना बंद कीजिए और एक ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव करवाइए। सबको मालूम है, मीडिया, जो बड़ा मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वहां पर कितने सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। होम मिनिस्टर जो है एक टीवी डिबेट में जाते हैं और वहां पर एंकर सवाल करता है, होम मिनिस्टर के जवाब के ऊपर वो कॉन्ट्राडिक्ट करके दूसरा सवाल नहीं पूछ पाता है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, जबकि जानकारी एंकर को भी थी। अभी ये कह रहे हैं 250 करोड़ रुपए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 250 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद से मिले। अभी 8 करोड़ रुपए कुछ ही, आई थिंक शायद साल ही हुआ होगा, कर्नाटक के एमएलए के घर पर मिले। कांग्रेस का जो सांसद है वो व्यापारी हैं, उनका बहुत बड़ा देश में व्यापार चलता है, वो सबको मालूम है। वो राजनीति में आने से पहले वो बिजनेस परिवार है। हाँ। उसका क्या है, क्या इन है, क्या आउट है, वो जानकारी देंगे। 8 करोड़ रुपए की रेड रंग उनके घर पर मिले, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पर मिले, उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता तो बता करके नहीं गए। ठीक है। आप विपक्ष के नेताओं को जो है करप्ट बताते हैं, एनसीपी को आप नेशनल करप्ट पार्टी बताया करते थे, और अजीत पवार के साथ आप सरकार बना रहे हैं। आप चंदा ले रहे हैं, इधर से आप रेड डाल रहे हैं और उधर से आप चंदा ले रहे हैं। इधर से रेड डालेंगे, उधर से हम चंदा लेंगे, वो वाली मशीन इन्होंने लगा रखी है। ठीक है। आप देखिए एयरटेल और भी तमाम कंपनियां हैं। हाँ। हम सोच रहे हैं कि देखिए ना, ये इस मसले पर, चंदे पर पहले भी बात हो चुकी है, और जो भी हुकूमत में होती है पार्टी, उसको चंदा ज़्यादा मिलता ही है। ये तो यूपीए के वक्त में देख लीजिए, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमतें थी, तो ऐसा नहीं है साहब। ठीक है, डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमेशा प्लस में जो रूलिंग पार्टी है वही रहती थी, इसको ज़्यादा चंदा देते थे। और टाटा के बारे में तो ये कहा जाता है कि टाटा का जो आप कह रहे थे ना साहब कि वो आप तो वो उसका जो है वो ट्विटर पे जो लिखा जाता है उसका ज्ञान आप बता रहे हो। देखिए टाटा का तो एक पूरा एक सिस्टम है कि वो चंदा जो देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, वो उसी के हिसाब से देते हैं कि किसके कितने एमपीज़ हैं, तो वो अलग अलग लोगों का तौर तरीका है। मगर ठीक है, 2017 में बीजेपी एक कानून लेकर के आई और कांग्रेस लगातार और दूसरी पार्टियां लगातार उसकी मुखालफत कर रही थी। वो बात भी बिल्कुल ठीक है और वो बात उनकी ठीक भी साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट को जो है दखल देना पड़ा और उसके बाद एसबीआई ने, मतलब बहुत ज़्यादा दखल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई को वो तमाम नाम जो है वो शामिल सामने करने पड़े, जो लिस्ट थी वो फहरिस्त थी वो डालनी पड़ी उसके ऊपर। मुर्तज़ा अली साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और वो बात यही है कि देखिए कांग्रेस के अपने मतलब इल्ज़ाम हैं और बीजेपी के अपने जवाब हैं। आज बहुत सारी बातें हुई हैं। रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सीधा हमला बोला। वो कह रहे हैं कि राहुल जो है हताश है, चूँकि उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी और इंडी अलायंस जो है वो हार रहा है और इसीलिए वो उस हताशा का जो ठीक रहा है वो हमारे ऊपर या फिर आईटी और ईडी और इन तमाम एजेंसीज के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। असल में अपोजिशन कमज़ोर है और पहले के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। आपको लगता है कि क्या वाकई ये सच है
और इसमें जो है मतलब जो सामने वाली पार्टी है वो वाकई बहुत एकदम साफ सुथरी है, उसका कोई रोल नहीं है। हालांकि वो बीजेपी के चले गए, उनको जवाब देना चाहिए था और वो नहीं रुके, किसी वजह से चले गए। तो बीजेपी का जो इल्ज़ामात हैं वो साफ तौर पर यही कह रही है कि चूंकि कमज़ोर हो गई है कांग्रेस, इसीलिए वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए आईटी और ईडी का नाम लेकर के लोगों को एक तरीके से भ्रमित कर रही है। देखिए, इसमें कई चीजें हैं। एक तो मैं बता दूं कि कोई पार्टी मजबूत हो गई है, कोई पार्टी कमजोर हो गई है, ये एक अलग मसला है। जो सत्ता में है उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि उसको जो देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रुपए की वैल्यू कम हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो, ये उसकी अपनी ये जिम्मेदारी है। जो पार्टी कमजोर होती है वो विपक्ष में रहती है, उसकी भी अपनी ये जिम्मेदारी है कि जो सत्ता में पक्ष में है वो बेलगाम ना हो जाए, वो सही से काम करे गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, देश के हित में, देश की सुरक्षा के संबंध में। तो ये दोनों की एक जिम्मेदारी है। कोई ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो सत्ता में सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। मगर अब मसला दूसरा हो गया है। मसला हो गया है कि हमें ही सत्ता में रहना है, हम विपक्ष में जाना नहीं चाहते हैं। जो विपक्ष है वो कुछ ऐसा कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा कि वो कुछ कर पाए, क्योंकि जो सत्ता है उसने जितनी भी तरकीब है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आपका आईटी सेल हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन्होंने सारी हथकंडे अपना के विपक्ष को जितना भी कमजोर कर सकते हैं ये कर रहे हैं। और ये मैं किसी पार्टी की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनता की अपनी, आप जाइए तो लोगों के बीच की भी फीलिंग है कि अब ना पार्टियों को ना कोर्ट पर विश्वास रह गया, ना चुनाव आयोग पर विश्वास रह गया है, ना ईडी पर विश्वास रहा है, ना सीबीआई पर विश्वास रहा है। तो ये जो विश्वास की कमी देश के अंदर हो रही है, ये पूरे देश का नुकसान हो रहा है। हमें ऐसे देश चाहिए जहां विपक्ष भी मजबूत हो और जहां सत्ता पक्ष भी मजबूत। जब दोनों मजबूत रहेंगे, सिर्फ अब वो 400 का नारा दे रहे हैं, जब 400 आप 400 450 आप ले आएंगे तो आप बेलगाम हो जाएंगे, आप सत्ता पक्ष को सुनने ही नहीं चाहेंगे। जो बिल, जो आप विधेयक चाहेंगे उसको आप पास कर लेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप करेंगे, उसमें अब क्या रोल रह गया। तो वो लोगों का माइंड मेकअप, जो सत्ता पक्ष है वो कुछ इस तरह का प्रोग्राम चला रही है जिससे लोगों के अंदर भी ये विश्वास होता चला जा रहा है कि ये पूरी तरीके से देश पर पूंजीपतियों के माध्यम से ये पूरी तरह से देश पर कब्जा करने की नीति से काम हो रहा है। और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। और ये देखिएगा आने वाले वक्त में ये अगर इसी तरह ये चलता रहा, अगर और सत्ता परिवर्तन भी लोकतंत्र में एक बड़ी जरूरत की चीज होती है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, जो जिस सोच का है उसी सोच को आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये मैं इस डिबेट में नहीं है कि किसको कितना चंदा मिला, किसको नहीं मिला, किसको कम मिला, कौन सत्ता में है, कौन सत्ता में नहीं है। ये एक देश की चिंता के विषय होता जा रहा है कि अगर विपक्ष इसी तरह अगर कमजोर होता चला जा रहा है और कमजोर करने की सारी साजिशें, और चाहे वो सही हो या गलत हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मगर इस तरह अगर कमजोर किया जाएगा तो वो देश के जो विकास में जो अपना रोल विपक्ष प्ले करता है वो नहीं प्ले कर पाएगा। ठीक है नीरज जी, ये जो बार बार विपक्ष कमजोर, ये बात जो है जो रूलिंग पार्टी है वो भी कहती है कि विपक्ष कमजोर हो चुका है। चूंकि जेपी नड्डा भी यही कह रहे थे कि ये वित्तीय परेशानियां उनके सामने जो आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। वो ये कह रहे हैं कि ये आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक दिवालियापन है कांग्रेस का। एक तो जेपी नड्डा का ये बयान है। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे रूलिंग पार्टी भी यही कह रही है कि विपक्ष जो है वो कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो गया है। खुद मुर्तज़ा अली भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर 400 पार आ गई तो फिर और ज़्यादा जो है मतलब ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा विपक्ष को भी, जनता को भी। तो 400 पार जो है वो ईवीएम से आएगी या फिर देश की जनता देगी? वो तो अवाम शायद वोट करती होगी, इसलिए जो है वो 400 पार या 370 या जो भी वो नारा दे रहे हैं, जितनी भी सीटें आएंगी वो तो वोट से आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कहीं चुरा करके ले आएंगे। भाई हर जगह चोरी, हर बार तो चोरी नहीं चलती जैसे चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ जैसे हाल तो मेरा ख्याल के नहीं होगा। तो क्या अगर विपक्ष कमज़ोर है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है, क्या रूलिंग पार्टी की है? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है खुद को मजबूत करने की, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की, बातों को, भाषण को कुछ इस तरीके से जो है वो क्रिएट करने की जो लोगों की समझ में आया और उनके ऊपर असर डाले? इसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी होनी चाहिए ना। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को खड़ा करे, मुसीबत का दौर हो या सत्ता का दौर हो या विपक्ष का दौर हो। लेकिन विपक्ष में अगर है तो अपने आप को स्टैंड करने की जिम्मेदारी
विपक्ष को होती है, ना कि सत्ता की पार्टी जो हो वो आपको मजबूत करेगी तो वो खुद कैसे मजबूत होगी। बिल्कुल। रही बात जो अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात जो वैधानिक रूप से पूरी प्रक्रिया हमको समझाई और बताया कि इस तरह से इन्होंने 2018 में वो 19 में वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा। हालांकि वो बहुत हल्का सा, बहुत छोटा मामला है, 0.7% का मामला है वो, जिसके ऊपर 205 करोड़ रुपए के करीब की पेनल्टी लगा दी गई है। सर ये पूरे मामले को अभी क्यों लाया गया? जैसे मैंने पहले भी आपके साथ कई बार डिबेट में एक बात कही कि अखिलेश यादव को आपने नोटिस दे दिया, सीबीआई ने, ईडी ने नोटिस दे दिया, वो खनन मामले में गवाह है, और चुनाव के दौरान क्यों दे दिया? आप अगर यही नोटिस, टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जो खाता सील किया वो आप 2 महीने पहले कर देते, 6 महीने पहले कर देते, या कांग्रेस को बताते। हाँ, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी ये बनती थी, अगर नोटिस मिला है तो उनको समय से जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, जो विपक्ष कह रहा है कि हम 400 पार ये हो जाएंगे तो ये मनमानी करेंगे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष को हटाए और खुद को सत्ता में लाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो जनता के पास जाए, अपनी बात को कहे। ये अपनी बात को जनता को समझाने में तो नाकाम हो रहे हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के पक्ष वालों पे कि वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी खुद की होती है ना कि हम खड़े हो जाएं। अब हमको कौन कितने दिन तक बैसाखी लगा के ले चलेगा? तो आप अपने को मजबूत करिए, मुद्दों को ले जाइए, जनता की बात को सुनिए। अब आप गारंटी की बात कर रहे हैं, तो देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे जनता सीधी रूबरू हो रही है, इसीलिए मोदी की तरफ भाग रही है। अब इसके लिए आप मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दें। आम आदमी जिसको फायदा मिलेगा वो उससे जुड़ेगा, उसमें चाहे वो कांग्रेस के थ्रू जुड़े या भारतीय जनता पार्टी के थ्रू जुड़े या समाजवादी पार्टी में चला जाए या टीएमसी में चला जाए। ये तो वहां की पार्टी की जो पॉलिटिकल स्थिति होगी, वहां के जो मुद्दे, जो समस्याएं दूर करेगा आदमी, उसके साथ जाएगा। जी रबानी साहब। सिद्धार्थ तंवर जी, देखिए ये बात तो सच है कि भाई वो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो जो रूलिंग पार्टी है उसकी तो नहीं है, तो विपक्ष को या जो भी कमजोर होगा उसको खुद को मजबूत करना है। जो 2 सीटों की पार्टी थी वो 303 तक कैसे पहुंची है सारी दुनिया जानती है। वो शायद इतना मेहनत करते हैं, बूथ मैनेजमेंट उनका बड़ा तगड़ा है। आपको देखिए ईमानदारी से एनालिसिस भी करना चाहिए। तो आपको लगता है कि विपक्ष की कुछ तो कमजोरियां होंगी जिसकी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या सारा ठीकरा जो है आप वो मीडिया के ऊपर ही फोड़ेंगे, सारी जिम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर ही रखेंगे? तो भाई विपक्ष का भी तो कुछ काम है ना साहब, सारा काम मीडिया को ही करना है, सारा काम जो है वो रूलिंग पार्टी को ही करना है। वो आपको आगे थोड़ा ही बढ़ाएगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो खुद को आगे बढ़ाती है, वो दूसरे को थोड़ा ही आगे करेगी। तो आपकी जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर जो है वो क्यों बात नहीं होती? क्या उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? आज का जो ये युग है जी, जो अभी का पिछले 8-10 साल का जो समय है, हाँ। इसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पर लोगों का जो है एतबार ज्यादा हो रहा है। मतलब आप खुद देख लीजिए, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, मैक्सिमम टाइम जो है सोशल मीडिया और फोन पर लोगों का जाता है। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है, उसको आप बताइए मुझे कि राष्ट्रीय मीडिया के अंदर कितनी जगह दी जाती है, कितनी हेडलाइन कांग्रेस की बनाई जाती हैं। अखबार जो होता है वो जनता की आवाज होता है, उस पे जनता का जो दर्द है उसको बताया जाता है कि सरकार तक वो बात पहुंचे और उस पर जो है कुछ एक्शन हो, सरकार उस पर कार्रवाई करे। 1100 रुपए का जब सिलेंडर इस देश के अंदर हो गया था, कांग्रेस के राज में 400 का था, 1100 का सिलेंडर हो गया था। कितने उज्ज्वला योजना का बहुत ढिंडोरा पीटा गया, मीडिया के अंदर खूब प्रचार प्रसार किया गया, पर आप उसका फेलियर रेट कितना है ये किसी ने नहीं बताया। कितने लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर भरवाया? पहला तो सरकार ने दे दिया, दूसरी बार सिलेंडर कितने लोगों ने भरवाया, इसका क्या आकलन है? आज भी लोग लकड़ियों पर अपनी रोटियां बना रहे हैं गांव के अंदर। 1100 रुपए की कहते हैं, जो जमीन तक, मैं जमीन तक भी जाता हूं, जमीन पर जाकर के लोगों से पूछिए जी 1100 रुपए की गैस है, इससे तो हमें ईंधन सस्ता पड़ता है। जब अभी महिला दिवस के ऊपर 100 रुपए सिलेंडर के ऊपर कम कर दिए गए तो उसका बहुत महिमा मंडन हुआ। देखिए मोदी जी का महिलाओं को तोहफा। अरे आप 9 साल से सत्ता में बैठे थे, जब 1100 रुपए का सिलेंडर आपने कर दिया था तब तो आपने इसको नहीं बताया कि हमने लोगों को लूट लिया, 1100 का कर दिया। आप 100 रुपए का ऐसा प्रचार कर रहे हैं, मीडिया में इतना महिमा मंडन हो रहा है कि उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने पता नहीं क्या दे दिया। अब चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले 2 रुपए पेट्रोल पर घट गए। आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार का अगर आप रेट देखेंगे तो पेट्रोल आज भी बहुत सस्ता है,
कांग्रेस के समय के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी और आज क्या हैं, उसके आकलन से आप देखेंगे तो पेट्रोल आज बहुत महंगा है, पर 2 रुपए जब सस्ता हो गया तो मीडिया ने वाह 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 करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कर्नाटक के चुनाव के समय हो रहा था, पेट्रोल के दामों को रोक दिया गया था बढ़ने से, बढ़े ही नहीं थे। हाँ। मगर ये जो सारी चीजें है ना, ये तो देखिए चुनावी हथकंडे होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के। यूपीए के दौरे हुकूमत में भी ऐसा होता था कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते थे कि मतलब पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और हमने देखा था ये जो आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सब्सिडी की बात हुई थी कि 6 सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। ये राहुल गांधी ने ही मतलब ऐलान किया था 2014 के इलेक्शन से ठीक पहले। तो ये तो हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है साहब। ये भाई पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो करेंगी ना, वो तो मतलब जो है वो फ्री बीज देती हैं। फ्री बीज जो है वो आपने राजस्थान में देखा, अशोक गहलोत साहब ने कितनी सारी स्कीमें निकाली, कितने सारी जो है मतलब वादे किए। अभी खुद कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो इतने रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने, या 1 साल में इतने रुपए देंगे। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। और पैसा कहां से आएगा? पैसा तो वो आम लोगों की जेब से ही निकलना है, वो टैक्सेस से ही आएगा पैसा। तो कोई ऐसा तो है नहीं। जो एक यूपीए के दौरे हुकूमत में एक बात कही गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त के सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि पैसा जो है वो पेड़ पर नहीं उगता कि भाई मतलब पेड़ हिलाओ और पैसा आ जाएगा। तो पैसा तो अल्टीमेटली वो आपके और हमारी जेब से ही निकलना है, और वो पेट्रोल के जरिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। पेट्रोल और शराब के जरिए पैसा आता है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सिर्फ यही कसूरवार है, ये पूरा सिस्टम ही असल में कसूरवार है कहीं ना कहीं। और इसके लिए कांग्रेस को सिर्फ जिम्मेदार ठहरा देना या सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा देना, जी नीरज जी आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक ही पार्टी इसके लिए कसूरवार है? तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने ये सब किया है। मैं यही कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बार बार अपनी बातों में मीडिया पे आरोप लगा रही है, तो क्या विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, या आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी न्याय दिला रहे हैं, तो अपनी बात को आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे कि हमारी सरकार में सिलेंडर इतना सस्ता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना महंगा है? ये जिम्मेदारी भी क्या मीडिया की है कि मीडिया घर घर जाए और ये बताए कि राहुल गांधी की सरकार में सिलेंडर सस्ता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगा है, और 100 रुपए जो कम हुए। तो जो आदमी कम करेगा, अगर हम कम करेंगे तो हम भी 200 जगह चिल्ला के लोगों को बताएंगे। ये तो अपनी अपनी चुनाव की राजनीति है, रणनीति है। लेकिन इस बात को आप मीडिया जाए और मीडिया घर घर जाके न्याय जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा आपकी हो गई, न्याय यात्रा में आप क्या बता रहे हैं, जनता को क्या समझा नहीं पा रहे हैं? जो आप इस तरह के आरोप मीडिया पे लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप मीडिया पे मत लगाइए। मीडिया को जितना स्पेस आपको दे रहा है उतना दे रहा है। दूसरी चीज, मीडिया का आपको बराबर दिखा रहा है, लेकिन कोई नई चीज करेंगे तभी तो मीडिया आपको दिखाएगा या स्पेस देगा। आप कोई नई चीज करने में सक्षम नहीं हो, आप आरोप मीडिया के ऊपर लगा रहे हो कि मीडिया ऐसा कर रहा है, मीडिया वैसा। मीडिया कहाँ आपके खिलाफ जा रहा है? आप करेंगे, आप समाज के लिए देश के लिए अच्छा करेंगे, मीडिया आपके साथ खड़ा है। क्या पिछले 70 सालों में मीडिया नहीं था? मीडिया आपके साथ नहीं था? मोबाइल की बात करते हो तो मोबाइल पे आप देख रहे हो, मोबाइल पे लोग देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव होइए ना। आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियो डालिए, आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करिए, जिनके लोग जनता आपके सवालों का जवाब नहीं देती क्योंकि आपके फॉलोअर्स नहीं है, आप 20% तक सीमित हो। अब इस तरह के आरोप मीडिया पे कम से कम न लगाइए, क्योंकि आपके साथ है सिंपैथी सबको। ऐसा नहीं है कि हम आपके विरोधी हैं या हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो सच है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, चाहे और कोई यात्रा भी रही हो आपकी, आप जनता को समझाने में नाकाम है और आप सारा कसूर मानते हैं मीडिया का। आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे ऊपर सारे आरोप लगा रहे। इस तरह के आरोप ना लगाइए। जी रब्बानी साहब। सिद्धार्थ तंवर जी, देखिए एक बात जो है वो तो आपके जो अलाई हैं वो भी कहते हैं, और फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात को कहा था, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब यानी कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स जो हैं, खासतौर से राहुल गांधी की तरफ इशारा होता है कि भीड़ तो खींचते हैं, भीड़ आती है वहां पर, मगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाती वोटर्स में। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि देखिए चैलेंज बहुत सारे हैं अभी आपके सामने। एक तरफ तो मीडिया का भी एक चैलेंज है कि भाई मीडिया ठीक है, आपके कहने के मुताबिक ये बात तो सच है, दिखता भी है कि एक ग्रुप है जो पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के या फिर अपोजिशन के खिलाफ ही जो है वो चलता है, वो दिखता भी है कई बार, और उसकी शिकायतें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर चुकी हैं, अपने अपने लेवल पर इकदाम भी उठा चुकी हैं, कई लोगों का बहिष्कार भी किया, फिर उस बहिष्कार को वापस लिया गया, वो सारी चीज़ें हैं। मगर एक तरफ तो मीडिया का भी एक मसला है, दूसरी तरफ जो है आम लोगों को अभी भी वो अपोजिशन पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो पाता। तीसरी बात यह है कि अब आपको जो है चोट पहुंचाई जा रही है आपके खातों को फ्रीज करके। मतलब कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टियां और अपोजिशन पार्टियों में भी सीधे तौर पर कांग्रेस ही इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान में नजर आ रही है। आपको लगता है कि निकलने के कुछ रास्ते दिखते हैं यहाँ से बाहर? भी लीगल रास्ते कांग्रेस के पास बचे होंगे, उसका हमारी जो लीगल टीम है और जो हमारी अकाउंट्स टीम है उसका विश्लेषण करके उसके ऊपर काम बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव से ऐन पहले अगर इस तरीके का होगा
तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। ये देश के लोगों को भी सोचना है कि मुख्य विपक्षी दल को इस तरीके से दबा करके पंगु बनाने की जो कोशिश होगी चुनाव से ऐन पहले, तो उस पे निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। एक पार्टी तो पूरा एड खरीद लेगी, अखबारों के सारे फ्रंट पेज खरीद लेगी, सारे सोशल मीडिया के जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपना प्रचार कर लेगी, बाहर जो पोल लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगती है उसको खरीद लेगी। तो वो कैसे होगा? वो पैसे से होगा, चंदे के पैसे से होगा, जो डोनेशन से आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। इधर से चंदा डालेंगे, इधर से रेट डालेंगे, उधर से चंदा निकलेगा, उस वाली मशीन से जो पैसा आया है उससे वो खरीद लेंगे। भाई साहब, कांग्रेस के तो खाते फ्रीज वो ठीक है, मगर उससे थोड़ा बहुत पैसा तो आपके पास भी आया उस मशीन से। हमारे 1400 करोड़ के आसपास ही सही। मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमें 11% पैसा मिला है। वो पैसा हमारे घर में नहीं आया है किसी के, वो पैसा जो है अकाउंट्स में आया है और उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के 11 खातों को फ्रीज किया गया है। हमारा यूथ कांग्रेस है, उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया। दिल्ली कांग्रेस है, उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया। एआईसीसी के जो खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया गया। यूथ कांग्रेस, आपको भी मालूम होगा, जब कोविड का समय था, यूथ कांग्रेस ने अपने चंदे से देश के अंदर किस तरीके से लोगों की मदद की थी, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी जो उन्होंने बंटवाने का काम किया, लोगों को मेडिकल एड समय पर पहुंचाने का काम किया, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो उसी पैसे से हुआ था, उसी खाते से पैसे निकाल करके हुआ था, जिन खातों को आज फ्रीज कर दिया गया। ठीक है। मुर्तजा अली साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है कांग्रेस के साथ, इसका इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? और जाहिर तौर पर अगर इंडी ब्लॉक पर, मतलब इंडिया अलायंस पर अगर इसका असर पड़ेगा, इंडिया ब्लॉक पर अगर इसका असर पड़ेगा, तो नुकसान तो कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों को भी उठाना पड़ेगा। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए तैयार हैं, फिर अपोजिशन पार्टियां? देखिए, बहुत गौर फिक्र करने की अब जरूरत आ गई है कि बीजेपी, हमेशा हम बीजेपी को ही कोसते रहते हैं, डिबेट में हो चाहे ऐसे भी हो, मगर एक बात आपने भी कही और हमारे जो विश्लेषण उन्होंने भी कही कि जो बूथ मैनेजमेंट है, वो बीजेपी का स्तंभ सबसे मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें भी अब इसी पर काम करने की जरूरत है। हाँ, ये भी बात सच है कि मीडिया इन्होंने पूरी तरह से हायर कर रखी है। सीबीआई को, ईडी को, जो भी सोर्सेज होते हैं, ये जीतने के जितने भी तरीके होते हैं, जायज नाजायज, ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब हमें भी कुछ काम करने की जरूरत है, और मैं अपनी पार्टी के और तमाम जितनी भी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, ये अगर हम सिर्फ बीजेपी को कोसते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे भाई साहब ने कहा, हमें आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है, अपने बूथ मैनेजमेंट में काम करने की जरूरत है। हमारी बात अगर ये बड़े चैनल नहीं सुन रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो इन चैनलों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी वालों को अकेले बोलने दीजिए, मगर नहीं जाएंगे सभी लोग अपनी बात करेंगे। टोटली बायकॉट करिए इनके, जहां आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। आप और दूसरे माध्यम है, सोशल मीडिया पे तो कोई नहीं रोक रहा ना, मगर आप बात भी तो वो उस तरह की होनी चाहिए जो बात पब्लिक सुने। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारी भी कमी है, और उस कमी का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है, और उस उठाने के चक्कर में पूरे विपक्ष को खत्म करने में लगी हुई है। तो ये अब उस तरह की जो एक अच्छी राजनीति होती है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों सर्वाइव करते हैं, वहां पर अब इस वक्त जो देश का दौर है, इसमें ये चलन खत्म कर दिया गया है। अब इस टाइम पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष आतुर हो चुकी है, बेचैन है, वो किसी भी हद पर जा सकती है। तो जो विपक्ष वाली पार्टियां हैं, इनको भी तो अपनी पूरी जान लगाने की जरूरत है, अपने सारे संसाधन लगाने की जरूरत है, अपनी बातों को सही तरीके से पेश करने की जरूरत है, अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। और सिर्फ एक ही बात पर हमारा रहेंगे, सिर्फ बीजेपी को ही उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। नीरज जी, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे आपके? ये जो एक तरीके से मुसीबत में फंस गई है कांग्रेस, जाहिर तौर पर मुसीबत में फंसी है, तभी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है, ये देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके तमाम बड़े लीडर्स जो है वो प्रेस के सामने थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी और अपना दर्द जो है वो सुनाना पड़ा। क्या कुछ रास्ते आपको लगते हैं उससे बाहर निकलने के, और क्या लगता है इतना आसान है ये कांग्रेस के लिए? नहीं, बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से विचार भी करेगा, उनके प्रार्थना पत्र को देखेगा और उनकी बात को भी समझेगा निश्चित रूप से। और इनका गठबंधन है, तो चूंकि ये नंबर 3 पे आती है कांग्रेस, इनको जो चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, तो ये सहयोगी दलों से उधार लें और उससे अपने चुनाव लड़ें। इसके लिए
हम और आप जिम्मेदार नहीं है। जहां ये खड़े हैं, ये इनकी जिम्मेदारी खुद की थी कि इन्होंने 2018 और 2019 में इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं दाखिल किए। दाखिल अगर किया होगा तो क्या होता, तो ना ये समस्या मेरे सामने आती, ना आपके सामने आती, ना इनके सामने आती। तो इनके द्वारा खुद खड़ी की गई है ये समस्या, तो इसका निस्तारण भी इनको ही करना होगा। जिस तरह से हमारी समस्या का स्वयं हमें ही निस्तारण करना होगा, तो निश्चित रूप से सहयोगियों से मदद मांगे। और ये चुनाव के समय आया है, हाँ। तो निश्चित रूप से इसको जनता, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला है कांग्रेस के लिए इस वक्त ये, और सुप्रीम कोर्ट वो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला करेगा ये देखना बहुत अहम होगा, बहुत दिलचस्प होगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने भी संबंधित विभाग हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें क्या कुछ डायरेक्शन देता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त है। बहरहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।